श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अहमस्मि डॉक्टर सुभाष चंद्र मिश्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर ज्योतिष विभागे सहायकाचार्य रूपेण कार्यरतोऽस्मि। अद्य विषयः वर्तते सूच सिद्धांत ग्रंथस्य ज्योतिषोपनिषदाध्यायः। तत्र श्लोक संख्या 18तः अनन्तरम् 18 श्लोके यथा लिखितं वर्तते, तस्मात् गुरुपदेशेन रचयेद गोलमुत्तमम्, युगे युगे समुत्पन्ना रचनीयं विवस्वतः। प्रासादात् कास्यचित् भूयः प्रादुर्भवति कालतः, काल संसाधनार्थाय तथा यन्त्राणि कारयेत्। एकाकी योजयेद् बीजं यन्त्रे विस्मयकारिणम्, शङ्कुयष्टि धनुश्चक्रच्छाया यन्त्रैरनिकदा। गुरूपदेशान् विज्ञाय कालज्ञानमतीन्द्रितः, तोययन्त्रैः कपालाख्यैः मयूरनरवानरैः, सूत्रैश्च वेणुगर्भस्थैः सम्यक् कालं प्रसादयेत्। पारतालाम्बुसूत्राणि गुञ्जतालैः तलजालि च बीजानि पाशवाश्चैषा प्रयोगास्तास्ते दुर्लभा। ताम्रपात्रामधश्छिद्रं न्यस्तं कुम्भे मखम्भसि, यष्टिमज्जैत्यहोरात्रे अस्फुटं यन्त्रं कपालकम्। नरयन्त्रं तथा साधु दिवा च विमलेरवौ, छाया संसाधनैः प्रोक्तं कालसाधनमुत्तमम्। ग्रहनक्षत्रचरितं ज्ञात्वा गोलं च तत्त्वतः, ग्रहलोकमवाप्नोति पर्यायेणात्मवान् नरः। इस तरह से श्लोक संख्या 18 से 25 तक आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। इसमें श्लोक संख्या 18 में जैसा वर्णित है, तो वहां पर ये बताया गया है, गुरु के उपदेश के अनुसार उत्तम गोल की रचना करनी चाहिए। यह रचना प्रत्येक युग में नष्ट हो जाती है और भगवान सूर्य की कृपा से पुनः प्रकट होती है। इस श्लोक संख्या 19 में बताया गया है, क्योंकि यह रचना भगवान सूर्य के इच्छा के अनुसार ही प्रकट होती है, इसी प्रकार समय का ज्ञान करने के लिए अन्य यंत्रों की भी रचना करने का वहां विधान बताया गया है। श्लोक संख्या 20 में बताया गया है, इस तरह से आश्चर्य उत्पन्न करने वाले अर्थात ये यंत्र जो चलायमान है, इनको चलाने के लिए पारे का प्रयोग किया जाता है और पारे का प्रयोग एकांत स्थान में करना चाहिए। इन श्लोकों से यह प्रकट होता है कि स्वयं यंत्र बनाने की क्रिया काल के साथ नष्ट हो जाती है, जो पुनः भगवान सूर्य की इस इच्छा के अनुसार प्रकट होती है। इसलिए इन यंत्रों को बनाने का जो विधान है उसको हमेशा एकांत में करना चाहिए, जिससे कि इसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को ना हो सके। शंकु, यष्टि यंत्र, धनुष और चक्र नामक अनेक प्रकार की छाया यंत्रों के द्वारा साथ में जो भी चालाक और परिश्रमी मनुष्य है, वह गुरु के उपदेश से काल का ज्ञान प्राप्त करते हैं और कपाल आदि जल यंत्रों से, मयूर, नर और बानर यंत्रों से, जिनके अंतः में रेत भरी होती है, जो कि सूत के सहारे से निकलती रहती है, समय का ठीक ठीक ज्ञान किया जाता है। पारे का आरा, जल, सूत, सुलभ, तेल और जल, पारा और रेत जिसको बालू भी कहते हैं,
इनके प्रयोग के द्वारा इन अंतरों का निर्माण किया जाता है। इन श्लोकों के समय जानने की इन श्लोकों में समय जानने के अनेक यंत्रों की चर्चा की गई है, परंतु उनके बनाने की विधि यहाँ पर उनका विस्तृत विवेचन नहीं मिलता। पहले 4 यंत्रों में सूर्य की छाया देखकर समय जाना जा सकता है, इसलिए वे दिन में ही काम कर सकते हैं और उनको छाया यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें से शंकु की चर्चा तो प्रश्नाधिकार नामक अध्याय में भी हुई है। उसी अध्याय में यह भी बताया गया है कि 12 अंगुल के शंकु के से अक्षांश, नतांश, नतकाल, दिशा आदि का ज्ञान कैसे किया जाए। इसके द्वारा समय जानने के लिए गुणा भाग की प्रक्रिया का भी विधान है। सीधे समय वहां से हमें प्राप्त नहीं होता। छाया की नाप भी बहुत शुद्ध नहीं मिलती, इसलिए इन यंत्रों से जो समय हमें प्राप्त होता है उसमें स्थूलता होती है, और उस स्थूलता की वजह से कई बार 3 से लेकर के 5 मिनट तक का वहां पर या तो अधिक समय मिलता है या कम समय मिलता है। यष्टि यंत्र की चर्चा करते हुए यह बताया गया है कि इसके बनाने का विधान यहाँ पर कहीं नहीं बताया गया है। इससे कैसे काम किया जाता है इसकी चर्चा भी यहाँ नहीं आई है। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि के यंत्राध्याय में इसके बारे में चर्चा की है, जिससे यह पता लगता है कि इससे भी समय का ज्ञान करने की विधि बहुत ही क्लिष्ट है। इसलिए आजकल अच्छे साधनों के होने की वजह से जो विकसित यंत्र आ गए हैं, अब यह यंत्र उतने उपयोगी नहीं रहे। धनुष और चक्र यंत्र के समय का ज्ञान, चक्र यंत्र से समय का ज्ञान सहज ही किया जा सकता है। यह दोनों यंत्र वास्तव में एक ही है। चक्र यंत्र में एक गोल चक्र होता है जिसके किनारे समान भागों में बटे रहते हैं। यदि 60 समान भाग हों तो प्रत्येक भाग एक घड़ी का समय सूचित करता है। इस चक्र के केंद्र में एक सीधी कील लोहे की जो होती है या पीतल की बनी होती है लगा दी जाती है, और चक्र पृथ्वी पर 2 खंभों में इस प्रकार से स्थापित किया जाता है कि कील का सिरा आकाश के ध्रुव की दिशा में हो। तो इस यंत्र से सूर्य का नतकाल अर्थात आवर एंगल सहज ही निकाला जा सकता है। दिल्ली और काशी आदि के मंदिरों में पत्थर के बृहदाकार चक्र के यंत्र बने हुए हैं, जो पृथ्वी पर इस प्रकार से स्थिर किए गए हैं कि इनके तल विषुवत वृत्त के समानांतर हो और इनके केंद्र से एक कीली दोनों ओर 6 इंच के लगभग निकली हुई हो, जो कि ध्रुवों का ज्ञान कराए, अर्थात जिससे ध्रुवों की दिशा प्राप्त होती रहे। इस चक्र यंत्र के दोनों तरफ के किनारे समभागों में अंकित होते हैं। जब सूर्य उत्तर गोल में रहता है अर्थात सायन में संक्रांति से सायन तुला संक्रांति तक, तब कील की छाया यंत्र के उत्तली तल पर पड़कर नत काल की जानकारी वहां हमें मिलती है, और जब सूर्य दक्षिण गोल में रहता है तब उस कील की छाया दक्षिणी तल पर पड़ती है और नत काल की सूचना देती है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता जाता है छाया नीचे होती जाती है। मध्याह्न काल में कील की छाया ठीक नीचे हो जाती है। यदि चाहे तो इसके किनारे घंटों में भी अंकित किए जा सकते हैं। यह भी एक प्रकार की धूप घड़ी है। भास्कराचार्य जी ने एक दूसरे प्रकार का चक्र यंत्र भी बताया है। यह भी चक्राकार होता है, परंतु यह स्थिर नहीं होता। किनारे से कुछ दूर एक छेद होता है जिसमें एक जंजीर लगी रहती है और इसी जंजीर से इसको लटकाया जाता है। इसके किनारे 360 अंशों में अंकित रहते हैं। लटकने पर इसका केंद्र छेद के ठीक नीचे रहता है। इन दोनों बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा से समकोण पर जो रेखा तैयार होती है और जो चक्र के केंद्र में भी रहती है, उसके एक किनारे शून्य का अंक रहता है और दूसरे किनारे पर
180 का अंक अंकित होता है। जब समय जानना हो तो इसको लटका करके इसको ऐसा घुमाया जाए कि इसके केंद्र पर जड़ी हुई कील की नोक की छाया किनारे के भागों पर पड़े। यदि इसके किनारे सायन राशियों के इष्ट स्थान के उदयमानों से में भी विभाजित हो तो इससे लग्न का ज्ञान किया जा सकता है। आजकल के सूक्ष्म यंत्रों के सामने यह यंत्र भी विशेष उपयोगी अब नहीं रहा। चाप या धनुष यंत्र, यदि चक्र यंत्र का आधा भाग लेकर यंत्र बनाया जाए तो सूर्य का नत काल उसी प्रकार जाना जा सकता है। आजकल दिन में सूर्य का किसी समय का नतांश एक साधारण चाप यंत्र से जो कार्डबोर्ड का बनाया जा सकता है सहज ही उससे जानकारी मिल जाती है और उससे नत काल का ज्ञान भी हो सकता है। ऐसे यंत्रों की चर्चा इस लेखक ने विज्ञान पूर्व में की हुई है। उसमें कई सारणियां भी वहां पर दी गई हैं जिससे 28 अक्षांश से 22 अंश तक के स्थानों में दिन का समय जाना जा सकता है। इस यंत्र में सूर्य की छाया के अनुसार समय जाना जा सकता है और 4-5 मिनट से अधिक का अंतर वहां नहीं पड़ता। यहां पर इसमें समय का जो अंतर है वो 4-5 मिनट से ज्यादा का नहीं पड़ता। इस यंत्र की एक विशेषता यह भी है कि इस यंत्र से किसी स्थान का अक्षांश भी सहज ही जाना जा सकता है। इस सारणी की चर्चा भी त्रिप्रश्नाधिकार में दी गई है और इससे काम किस तरह से लिया जाए इसका विधान भी वहां पर बताया गया है। यह भी एक धूप घड़ी की तरह ही कार्य करती है। इन छाया यंत्रों के सिवा जल घड़ी, बालू घड़ी आदि से भी काम लिया जाता है। जल घड़ी को कपाल यंत्र कहते हैं क्योंकि यह कपाल की तरह अर्धगोलाकार होती है और इसके पेंदे में एक छोटा सा छेद होता है। यदि यह पानी में इसको पानी में तैरा दिया जाए तो छेद से पानी धीरे धीरे कटोरे में भरने लगता है और इतना भर जाता है कि कटोरा डूब जाता है। इस कटोरे का और छेद का आकार ऐसा होता है कि दिन रात में यह 60 बार डूब जाता है। जितने देर में वह एक बार डूबता है उसे घड़ी कहते हैं। वह इसीलिए इसका नाम घटी यंत्र भी रखा गया है जो आगे चल करके घड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्राचीन काल में घटी यंत्र बनाने के लिए ऐसे नियम बनाए गए थे जिससे कि स्पष्ट होता है कि कपाल या कटोरा कितना बड़ा हो और उसका छेद कितना हो, जिसकी चर्चा श्लोक संख्या 23 में की गई है। मयूर और वानर यंत्रों के विषय में विस्तार पूर्वक कहीं चर्चा नहीं मिलती। यह शायद मोर और वानर की आकार के यंत्र होंगे जिसमें सूत और बालू का सहारा लेकर के समय का ज्ञान किया जाता था। इन यंत्रों में पारा, तेल, जल आदि के द्वारा ऐसी युक्ति की जाती थी कि स्वयं भी चले और समय का ज्ञान भी कराता रहे, परंतु यह बात कहीं स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होती कि उनका निर्माण कैसे किया जाए। सिर्फ संकेत मात्र ही प्राप्त होता है। पता नहीं कि ऐसे स्वभाव यंत्र यथार्थ में बनाए गए थे या सिर्फ कल्पना थी या बनाने की एक प्रक्रिया का विधान चल रहा था। आजकल तो अपने आप चलने वाली घड़ियां हमें मिल जाती हैं, परंतु उसका सिद्धांत क्या है, वो कैसे कार्य करती है, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से श्लोक 18 से लेकर के 22 तक का विवेचन यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे की चर्चा फिर हम कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया है, श्लोक संख्या 19 की जो चर्चा आई थी उसमें कहा गया था काल संसाधनार्था एति। तो यहाँ तथा अर्थात तेनैव विधिना गोल यंत्रवत् काल संसाधनार्थाय दिनगता देह कालस्य सूक्ष्म ज्ञानार्थम अन्यान्यपि यंत्राणि शिल्पज्ञो गणक साधयेत् किंतु विस्मयकारिणी
आश्चर्यजनके यंत्रे बीजम स्वयं वहता संपादकत्वं पारदादिरसम एकादि अद्वितीय एकांते एव योजयेत् तद्यात् अन्येषां पुरस्तस् तद यंत्रचमत्कार प्रदर्शनार्थाय तद्बीजस्य रहस्येव प्रक्षेपं कुर्यादित्यर्थः। संकृति संकुयष्टि धनचक्रै छायायंत्रैश्च अनेकधा विविध प्रकारकै अतीन्द्रितै अभ्रान्तै सावधान्यै गणकैः कालज्ञानं गुरुपदेशात् गुरुजनानां निर्व्याज कथनाद विज्ञेयम् अस्पष्टम् अवगन्तव्यम्। तोय यंत्र कपालाद्यै तोय यंत्रं जलयंत्रं तदेव कपाल संज्ञं भक्ष्यमाण यंत्रं तदाद्यै मयूर नरवानरै मयूराख्य नराख्य वानराख्य च यंत्र यद्यंत्रं तैश्रीभिः कथं भूतयस्तरित्याह ससूत्रेण गर्भै सूत्रेण सहिता रेणौ बालुका गर्भे मध्ये येषां तथा भूत्यंत्रैः कालज्ञानं सम्यक् प्रसादयेत्। अथ तेषूक्तयन्त्रेषु स्वयं वहता सम्पादनार्थं प्रक्षेपण प्रयोगानां परदारां सूत्राणि पारदौ रसो लोके पारेति प्रसिद्धा आरा धातुः काष्ठजा वा रस प्रक्षेपार्थं मंत्र विशेषा अंबुजलम सूत्रम यंत्रमध्यात् बालुकात् निस्सारणार्थं लोहित तंतुरूपम सोल्वतैलजलानि च सोल्वं ताम्रं तैलेन सहितानि जलानि तथा बीजानि पारदारशाः वा च पार्श्वो बालुका एतेषु यंत्रेषु स्वमहत्व साधनार्थ प्रयोगाः प्रक्षेपणीया भवन्ति परञ्च ते सर्वे यद्यपि लोकेषु सुगमोपलभ्यापि किन्तु दुर्लभा तत्त्वज्ञानान् भिज्ञजनैः प्रयोगनारः भवन्ति। कस्मिन् यन्त्रे कस्य कियन्मात्र प्रक्षेपेण तद् यन्त्रस्य स्वयं भ्रमणं समुत्पद्यते इत्यस्य यथार्थ ज्ञानं गुरु विना दुर्घटम् इत्यर्थः। अत्रत्य पद्यत्रये यावन्ति यन्त्राणि युक्तानि तेषु केवलं कपालनरयन्त्रयोरेव विवरणम् अग्रतो वक्ष्यमाणे श्लोकद्वये कृतम् आचार्येण। अन्येषा शङ्कुप्रभृतिभिः यन्त्राणां लक्षणं तेभ्यः कालज्ञानं च गुरूपदेशाश्रितमेव उक्तम् अतः। गुरुपदेशाश्रितमेवोक्तमतः। एतावता आचार्य कथनेन मया सुरस्य सन्तोषोऽभूदित्यत्रास्माकं सन्देह एव। अथात्र प्रसंगात् पूर्वयन्त्रेषु केषाञ्चित् भास्करोक्तलक्षणम् उल्लिख्यते। शङ्कुस्वरूपं समतल मस्तक परिधिर्भ्रमसिद्धौ दन्तिदन्तजः शङ्कु तच्छायातः प्रोक्तं ज्ञानं दिग्देशकालानां यष्टियन्त्रं त्यज्याभिस्कम्भार्थवृत्तं कृत्वा दिगङ्कितं तत्र तत्त्वाग्रा प्राक्पश्चादुज्यावृत्तस्य तन्मध्ये तत्परिधौ षष्ट्यङ्कं यष्टिर्नष्टदुतिस्ततः केन्द्रे त्रिज्याङ्गुलानि निधीयायष्टयग्रान्तरं यावत्यार्मौर्व्याजत द्वितीयवृत्ते धनुर्भवेत् तत्र दिनगतशेषानाड्य प्राक्पश्चात्स्युक्रमेणैव चक्रयन्त्रं चक्रं चक्राशाकं परिधौ श्लथ शृङ्खलादिकाधारम्
धात्री त्रिव्य आधारात् कल्प्या मार्गे अत्र खार्ध च तन्मध्ये सूक्ष्माक्षं दिक्त्वा अर्काभिमुखे नीमिकं धार्यम् भूमिरुन्नतभागास्तत्र छायया भुक्ता तत्खार्धान्तरश्चरतः उन्नतलवण संगुणं द्विदलं द्विदलोन्नतांशभक्तं नाड्य अस्थूला परैः प्रोक्ता धनुर्यन्त्रं दलीकृतं चक्रमुसन्ति चापम। इस तरह से यहाँ पर यंत्रों के निरूपण के विषय में विस्तृत चर्चा आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई। इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। यहाँ पर श्लोक 18 से लेकर के 22 तक का विधान आपको बताया गया है। अग्रिमः श्लोकः वर्तते 32 अर्थात 23वां श्लोक, उसकी चर्चा अगले एपिसोड में की जाएगी। तब तक के लिए शुभम भूयात्, पुनः मिलामः।